रक्षा मंत्री उन चीज़ों पर संज्ञान ले रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने क्या कहा कि मांगे जायज़ हैं या फिर इस पर किस तरीके के विचार होंगे, ये चीज़ें थोड़ा क्लियर करें। उन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिकों के हित के अंदर उनकी समस्याओं को समाधान के लिए आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इसके ऊपर सरकार की तरफ से संज्ञान लेने के लिए जल्दी ही प्रयासरत होने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि हम भी एक दृढ़ निश्चय के साथ में यहाँ करके बैठे हुए हैं। कोई हम जंतर मंतर के सराउंडिंग्स के कॉलोनी के वासी नहीं है। यहाँ पे दूर दराज के साथी भी आकर के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये कितना ही लंबा चले, हम भी हताश होकर के मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे लड़ाई कब तक चलेगी सर? सर, लड़ाई तो जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी, नहीं बुलाएगी, वार्ता के टेबल पे नहीं बैठेगी, तब तक चलाना पड़ेगा हम लोगों को। ये हमारी मजबूरी भी आप कह सकते हो, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हम बैठे थे और लक्ष्य हमारा कोई इलीगल नहीं कह सकते, इसको अनुचित नहीं कह सकते हैं, उचित मांगों के लिए हमने ये संघर्ष शुरू किया है और उसकी कड़ी को आगे तक चलाने के लिए ये जो हमारा सांकेतिक धरना है ये लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हमें बुला के बातचीत करके और मांगे मानने के लिए शुरुआत तो करे। कम से कम उसके लिए उनका कोई नुमाइंदा बैठे हमारे साथ में, बातचीत करे, वो इसको रियलाइज़ करे कि यस, आप लोगों की मांगे जायज़ है और इसके निवारण के लिए हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम संतुष्ट हो जाएंगे और जब तक वो उनकी तरफ से ऐसा सकारात्मक कोई रुख नहीं आता है तब तक हमको ये धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। और अभी जैसे अलग अलग फेजेस के अंदर हम कुछ समय के अंतराल से नई कॉल दे रहे हैं। 3 अप्रैल का रहा, 30 अप्रैल का रहा, 30 मई का हमारा सबसे बड़ा कॉल रहा, जिसके अंदर लाखों की तादाद में हमारे पूर्व सैनिक जो दूर दराज ढाणियों में, बर्फीली चट्टानों में, लेह लद्दाख में, सिक्किम में बैठे हुए हैं, वो भी हमसे इसमें जुड़ चुके हैं। आंदोलन को दिनों दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती जा रही है और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती है। और निकट भविष्य के अंदर अगला काल हमारा क्या होगा उसके लिए भी हम घोषणा करेंगे। और उसके लिए हमारे संगठन की एक विशेषता है कि ना हमारा किसी से कोई दुराव है, न कोई दूरी है। हमारा सबको आमंत्रण है, पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक संगठन जितने भी आएँ, कंधे से कंधा मिलाएं, इस आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करें और हमारी मांगों को समाधान करवाने के अंदर सहयोग प्रदान करें। सेकेंडली, जब से फेडरेशन बना है तब से हमारी ये पहली शर्त थी फेडरेशन की, कोई भी एक आदमी निर्णय नहीं लेगा। अभी भी आपने प्रश्न किया है कि अगला कदम क्या होगा, तो मैं इसका अध्यक्ष ज़रूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बगैर हमारी गवर्निंग काउंसिल की सहमति के मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, न कोई मेरी जगह आगे कोई आएगा वो कर पाएगा, क्योंकि हमने विधान के अंदर बड़े कड़े नियम इस विषय में जोड़े हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि संगठन बन जाते हैं, फिर जो पदाधिकारी होते हैं वो कुछ मनमर्जी शुरू कर देते हैं और फिर उसमें बिखराव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हमने कोशिश करी है और इसी कड़ी के अंदर आज हमने फिर यहाँ पर हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का आयोजन रखा है। अगला कदम जो भी होगा उस मीटिंग के अंदर हम निर्णय करेंगे। राठौर साहब, आपने कहा कि टेबल टॉक, जब तक टेबल टॉक नहीं होता तब तक संघर्ष चलेगा। तो जो टेबल टॉक आपके और पूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हैं और गवर्नमेंट, उसके बीच में जो रेड कारपेट है जिस पर चलकर जाना है, उसमें क्या अधिकारियों द्वारा कोई कांटे बिछाए गए हैं क्या? अभी तक टेबल टॉक जो है कहीं ना कहीं असफल हो जा रहा है, एक भी प्रयास नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट दरवाजे पर आ रही है, ना आप पहुंच पा रहे हैं, तो बीच में कोई बैरियर है क्या? मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई बैरियर काम कर रहा है, और कर भी रहा है तो वो शायद अंधेरे में है, उजाले में नहीं, इस वजह से शायद हमारी नज़रों के अंदर वो नहीं आया होगा। बाकी ये नहीं कह सकते कि कोई प्रभावी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 30 अप्रैल को जब हमने सांसद महोदयों को ज्ञापन दिया था तो उधर से हमको एक्नॉलेजमेंट मिल रही हैं और उन लोगों ने सरकार तक हमारी मांगें पहुंचाई हैं। और कुछ ही मामलों के अंदर रक्षा मंत्री जी ने जो माननीय सांसदों को जवाब दिया उस प्रसंग के अंदर, उसकी भी प्रतियां हमें मिल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार बिल्कुल ही जो है मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। आप तमाम जो सैनिक है 28 लाख की संख्या कहते हैं, उनके लिए आप एक ज़रूर इस चीज़ को क्लियरेशन करिएगा। आपने कहा कि आपने सांसदों को लेटर दिया, उन्होंने रक्षा मंत्री को दिया, रक्षा मंत्री उन चीज़ों पर संज्ञान ले रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने क्या कहा कि मांगे जायज़ हैं या फिर इस पर किस तरीके के विचार होंगे, ये चीज़ें थोड़ा क्लियर करिए। उन्होंने किसी भी एक स्पेसिफाइड डिमांड के लिए हाँ या ना नहीं कहा है। सिंपली उनका जो वर्डिंग्स है उनके लेटर के उस प्रकार के हैं। जिस भी सांसद का पत्र गया उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व सैनिकों के हित के अंदर
उनकी समस्याओं को समाधान के लिए आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इसके ऊपर सरकार की तरफ से संज्ञान लेने के लिए जल्दी ही प्रयासरत होने वाला हूँ। बस मतलब ये कहा गया कि मुझे लेटर मिल गया, हम बात करेंगे। हालांकि देखिए, मैं ये भी कहूँगा, हमसे बेहतर आप चीज़ें जानते होंगे, वो रक्षा मंत्री हैं, सारे फैसले कहीं ना कहीं उनके अधीन हैं, सर्वोच्च पदों पर हैं, उनसे बड़ा अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये कह देना कि हम विचार करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं संघर्ष को वो भी चाहते हैं कि थोड़ा लंबा खींचे? देखते हैं कि कब तक आप लड़ सकते हो, शायद सैनिकों की परीक्षा ली जा रही है। आपके शब्दों में अगर रक्षा मंत्री जी का ऐसा मानस है तो मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि हम भी एक दृढ़ निश्चय के साथ में यहाँ करके बैठे हुए हैं। कोई हम जंतर मंतर के सराउंडिंग्स की कॉलोनी के वासी नहीं है। यहाँ पे दूर दराज के साथी भी आकर के इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये कितना ही लंबा चले, हम भी हताश होकर के मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, शुरुआत जब इसकी हुई थी तो तब इसका दायरा छोटा था, कम लोग जुड़े हुए थे। जब से फेडरेशन का गठन हो चुका है उसके बाद से इसका रूप बहुत विस्तृत हो चुका है। और अगर हमसे जो संबद्ध इकाइयाँ हैं उनको मैं खाली ये कह दें कि आप तो एक एक दिन के अंदर आकर के यहाँ सांकेतिक धरने का हिस्सा बन के जाओ, तो शायद दोबारा उसका टर्न कई महीनों में जा कर के आएगा। इसलिए ये आंदोलन न तो हमको थकाने वाला है, न हमको हताश करने वाला है और न मैदान छोड़ने के लिए मजबूर करने वाला है। हम इस हमारे आंदोलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहेंगे। राठौर साहब, आप लोगों के पूर्व सैनिकों के लिए एक चीज़ याद आ जाती है हमें कि बजरंग बली, उनके अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन होता है कि उनकी शक्ति जब याद दिलाई जाती थी तब बाहर आती थी। तो ऐसा ही आप कह रहे हैं कि हमारे अगर धरने एक एक दिन आकर करें तो अगले का नंबर कई महीने बाद आएगा। शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो शक्ति बाहर नहीं आ रही है। आखिर कौन आएगा, कौन आपको एहसास दिलाएगा, या फिर स्वयं का एहसास होगा, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। बार बार मंचों से कहा जा रहा है पावर दिखाओ, संख्या दिखाओ, तो दिखा देंगे, अंदर ताकत है, क्या दिक्कत है, लेकिन वो समय कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चरणबद्ध हमारा आंदोलन चल रहा है और हर काल हमारी जो होती है एक बड़ी स्तर की होती है। इसको हम विस्तृत रूप लगातार दिए जा रहे हैं और जिस दिन ऐसा आएगा कि अब तो चरम पे पहुंच चुके हैं, उस दिन आपको वो दृश्य भी देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर संख्या बल भी होगा, ताकत भी होगी और पीछे से हनुमान जी हमें प्रेरणा दे रहे होंगे और उनके गोटे की छाया के अंदर डेफिनेटली हम वो कर गुजरेंगे जिसकी शायद सरकार हमसे अपेक्षा करती हो। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं लूँगा अब आपसे। आपने पीछे पोस्टर लगा रखे हैं, उसमें ऑफिसर्स को आपने दिखाया 85%, 15% आपने दिखाया कि जो आपको 1 रैंक 1 पेंशन की चीज़ें मिली, ग्लास के रूप में आपने तमाम चीज़ें, सेवादार और तमाम चीज़ें दिखाई। मैं उन पे नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूँगा, आपकी लड़ाई अधिकारियों से है, कहीं ना कहीं पोस्टर से और आप लोग के बयानों से लगता है कि उनको ज़्यादा मिला। तो क्या किसी भी बड़े अधिकारी का अभी तक आप पे या फिर संघर्ष से जुड़े तमाम जो सैनिक हैं, कोई फ़ोन कॉल आया, कोई मैसेज आया या फिर मिलने का प्रयास किया गया कि संघर्ष बंद कर दो, अधिकारियों से लड़ना सही नहीं है, ये लड़ाई सही नहीं, इस तरीके का कोई कॉल मैसेज आया क्या? देखिए साहब, अधिकारियों से हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई उनके विरुद्ध नहीं है, कोई हमारे उनके साथ में ईर्ष्या भी नहीं है। वो डेफिनेटली उनके पास में क्वालिटी थी, इसलिए वो अधिकारी बने। हम अधिकारी नहीं बन पाए, उन्होंने हमारा नेतृत्व किया और उनके उस नेतृत्व की वजह से ही रिटायरमेंट के बाद में जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी सबकी भी जिम्मेदारी हमने उन्हीं को सौंपी। तो ये हमारी उनके प्रति एक तरीके से समर्पण है कि जो एक आर्मी का ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारे खून के कतरे कतरे के अंदर समाया हुआ है। तो हम जल्दी से विरोध की स्थिति के अंदर नहीं खड़े होते। बाकी जो आप देख रहे हैं कि आक्रोश है, आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि OROP के लिए जो आंदोलन लंबा चला था जनरल सतवीर साहब के नेतृत्व के अंदर, उस टाइम हमें बहुत आशाएं थी और हमें बहुत तरीके का भरोसा भी दिया गया था। और यहाँ पे जब भी उनके भाषण होते थे, अकेले सतवीर साहब को क्यों, जो भी उस आंदोलन के मुखिया रहे होंगे, कि मेरे सैनिक को ये नहीं मिल रहा है, मेरी वीरांगनाओं को ये नहीं मिल रहा है, वो बोल बोल करके पूरा हमारा सहयोग लिया। लेकिन जो मांग पत्र वहाँ गए होंगे या वार्ता के ऊपर उन्होंने जो भी स्थिति वहाँ प्रकट करी होगी वो हमारे पक्ष की नहीं थी। 97% JSO जवानों का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया। इस वजह से हमारे पूर्व सैनिक साथी सरकार को दोषी नहीं मान करके उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को दोषी मानते हैं। सेकेंडली, आज की तारीख में भी
जो थोड़ा सा आक्रोश आप देख रहे हैं, इस वजह से दूरी बनी है और इसी वजह से पहली बार जेसीओ और जवानों ने अलग अलग संगठन बना लिए और ये खाली जंतर मंतर पे नहीं देख रहे हैं। हमारे साथ जो भी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन संबद्ध हो रहे हैं वो मैक्सिमम बल्कि सारे के सारे ही जेसीओ जवानों द्वारा लीडरशिप करी जा रही है उनकी, वो इसके साथ आकर के इस फेडरेशन को ताकत दे रहे हैं और ऑफिसर से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। अगर हमारे कहने से गवर्नमेंट दोबारा उनके ऊपर मेहरबान होती है तो मैं तो कहता हूँ उनको 10-10 लाख रुपया और बढ़ा दो, लेकिन हमारी मांगों की बहाली करते हुए उसी प्रपोर्शनेटली उसी अनुपात में हमारा भी बढ़ा दो। हमें अफसर से क्यों लड़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।